force of attraction between participating atom in any molecule or multi-atomic ion is called bond. इतनी बात समझ में आ रही है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी मल्टी एटमिक आयन में एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक, अब जैसे देखो ये है H और ये Cl, इससे बनेगा HCl। तो इस H और Cl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो इन दोनों को बाइंड करके रखेगा एक दूसरे से, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन एज बॉन्ड। बॉन्ड समझ में आया? अपन आंसर देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम इन एनी मॉलिक्यूल और मल्टी एटमिक आयन इज कॉल्ड बॉन्ड। या अपन ये भी बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम विच कैन बाइंड एटम इन एनी मॉलिक्यूल और मल्टी एटमिक आयन, जो इन एटम को बाइंड करके रखे, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो ये बॉन्ड बनते क्यों हैं? कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो ये बॉन्ड का बनने का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ फॉर स्टेबिलिटी। ये याद रखेंगे, फॉर स्टेबिलिटी। बॉन्ड क्यों बनते हैं? स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं। स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है? स्टेबिलिटी अचीव होती है बाय अचीविंग octet in electronic configuration। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट होता 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ऑल इनर्ट गैस एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दें तो बाकी के ऑल इनर्ट गैस कौन कौन से? Ni, Ar, Kr, Hc, Rn, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट यानी स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए एटम, हर एटम ये चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। हाइड्रोजन ये चाहता है कि वो डुप्लेट कंप्लीट करे। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है फॉर स्टेबिलिटी, बाकी के एटम जो होंगे वो ऑक्टेट कंप्लीट करते फॉर स्टेबिलिटी। और इस ऑक्टेट कंप्लीट फॉर्मेशन में ही बॉन्ड बनता है।
यानी जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम्स, उसको ही बॉन्ड बोला जाता है। तो बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? बॉन्ड बन रहे हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये बॉन्ड बनते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। अब बॉन्ड के टाइप। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, और आयनिक बॉन्ड। नंबर 2 होता है कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर 4 सुगडेन सिंगलेट लिंकेज। नंबर 5 ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड और थ्री सी टू और थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये फिफ्थ बॉन्ड के ये इतने सारे नेम है, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। नेक्स्ट metallic bond and 7 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए इसमें अपन फर्स्ट बॉन्ड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि अभी 9th-10th में शायद पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड इज formed by complete transferring of electron between participating atoms। ये बॉन्ड कैसे बनेंगे? बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय complete transferring of electrons between participating atoms। complete transferring से क्या समझते हैं? complete transferring of electron से समझ में आता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चले जाएंगे। जब भी ऐसा होगा, किसी एक पार्टिसिपेटिंग एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पार्टिसिपेटिंग एटम में चला जाएगा, इसको अपन कंप्लीट ट्रांसफरिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अभी तक इसका एग्जाम्पल लो, जैसे कि Na और Cl।
Na का कॉन्फ़िगरेशन, Na का 11 होता है एटॉमिक नंबर 281, ये कॉन्फ़िगरेशन। इसका 17 एटॉमिक नंबर 287, ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यानी सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 1। क्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो जो यहाँ बोला जा रहा है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफरिंग से। इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफरिंग किसे बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिसिपेटिंग एटम से निकले और दूसरे पार्टिसिपेटिंग एटम में चला जाए। इस फिनोमेना को अपन बोलेंगे कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एटम। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो वैसा ही यहाँ पर होगा, क्योंकि ये अपन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पहले ही समझ चुके हैं कि ये बॉन्ड जो बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? ऑक्टेट से मिलती है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब Na भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा और Cl भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो उस ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा? Na ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है, तो Na का ऑक्टेट पूरा करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे दे। ठीक, ऑक्टेट Na का भी पूरा हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन Cl के पास पहुंचेगा, तो 7 + 1 Cl का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि Na विल ट्रांसफ़र 1 इलेक्ट्रॉन टू Cl एटम। दूसरा मेथड ये हो सकता कि Cl अपने 7 इलेक्ट्रॉन Na को दे दे। ये दोनों फिनोमेना से ऑक्टेट पूरा होगा। अब इसमें से ये चूज़ करें कौन सी फिनोमेना ईजिली प्रोसीड हो सकती है। Na अपना इलेक्ट्रॉन भेज देगा। हाँ, फर्स्ट वाला। हाँ सर फर्स्ट वाला। क्योंकि Na ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन Cl 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फिनोमेना रहेगी। क्यों डिफ़िकल्ट रहेगी? क्योंकि Cl कैसा है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो Cl से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, और उससे 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं Na को देने के लिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो गया। वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि वो प्रोसीड नहीं करेगा, यानी इस वाले को प्रोसीड नहीं करेगा ये, और ये वाला प्रोसीड कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि Na इज़ अ मेटल कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये 9th-10th में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग जब भी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि मेटल कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल सकते। सोडियम इज अ मेटल विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो क्या होगा? Na
सिंगल इलेक्ट्रॉन को ईजिली ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने का मतलब अब Na प्लस हो गया और Cl नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो वो होगा Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R²। इतने के बराबर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। Q1 क्या है? Na प्लस का चार्ज, Q2 Cl नेगेटिव का चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस कारण से यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और NaCl बन जाएगा। कितना समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये हाँ सर। आयनिक बॉन्ड क्यों बना, कैसे बना? तो क्यों बनने का रीज़न है इट इज़ फॉर स्टेबिलिटी। कैसे बना? तो इसका आंसर है कैसे बना? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन Na एंड Cl। अब who will lose electron? Na will lose electron. Who will gain electron? Cl will gain electron. Why these will lose or gain electron? To achieving the octet. Octet ही क्यों अचीव करेंगे? Because octet is a stable configuration. Every element of the chemistry want to achieve octet for stability. तो स्टेबिलिटी के लिए ये सब हुआ और जब स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए उस समय अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, जो गेन करेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर और वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, उसके कारण से NaCl बन जाएगा। और ये बॉन्ड जो है इसके बीच में दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड कूलॉम्स लॉ से अपन फाइंड कर सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इसकी कंडीशंस अपन पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे अपन, फैक्टर्स फेवर ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को फेवर करेंगे, आयनिक बॉन्ड को ईजिली बनाने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर होगा पार्टिसिपेटिंग एटम शुड बी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, इसमें हमेशा फर्स्ट वाला मेटल होगा और सेकंड वाला नॉन मेटल होगा। जैसे NaCl है मेटल, ये नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में ये आयनिक बॉन्ड ईजिली बन जाएगा। तो ये फैक्टर होगा उसका विच फेवर द आयनिक बॉन्ड। सेकंड फैक्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। ये मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। लो होगी तो फ़ायदा क्या होगा कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा।
ठीक। Na की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है वो निकालना ही डिफ़िकल्ट जाता, और जब निकालना डिफ़िकल्ट जाता तो बॉन्ड ईजिली बनता नहीं। तो बॉन्ड ईजिली फॉर्म होने के लिए ये फैक्टर डिसाइड कर लिया कि जो मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर हाई है तो अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। और जो नॉन मेटल है उसकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है उसको समझ लें अपन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron enter in outermost cell, valence cell of isolated gaseous atom. Minimum amount of energy released when an electron enter in outermost cell of any isolated gaseous atom. आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बताया था हमने, और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा, बताओ हमको। आयोनाइजेशन एनर्जी में एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने में हेल्प करता है और ये गेन करने में। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो उसका एक अपोजिट फिनोमेना है ये, जो इलेक्ट्रॉन को जितने अच्छे से अट्रैक्ट करेगा उतनी उसकी एनर्जी रिलीज करने की पावर ज़्यादा होगी। ठीक, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यानी जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेंगे अपन, स्ट्रांगली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो ये जो फैक्टर में हमने ये बताया था, हाँ फैक्टर में क्या बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। तो हाई क्यों, हाई अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ कि जो मेटेलिक आयन इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा उसको ये जल्दी पकड़ लेगा और अपने कॉन्फ़िगरेशन में शामिल कर लेगा।
जब ये दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियस चलेगी, कौन सी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, तो ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? सर एक और बार बताओ ना। जब एक पार्टिसिपेटिंग एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और दूसरा पार्टिसिपेटिंग एटम इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पर उस फिनोमेना को अपन क्या बोल सकते हैं? दैट फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये दोनों कौन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, ये दोनों कंडीशंस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेंगे और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो जाएगा, तो वहाँ आयनिक बॉन्ड इजीली बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर, जो कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फेवर में है। वो क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एटम्स शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स शुड बी हाई। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे दिमाग में। जब ऐसा दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग ईजिली होगी और इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। अब इसमें अपन को ये पता होना चाहिए व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी में लिखें मिनिमम amount of energy is released during the formation of 1 mole ionic compound from its gaseous ions is known as lattice एनर्जी। लैटिस एनर्जी समझ में आ रहा है? ये क्या है? जैसे कि अपन ये लेते हैं Na प्लस गैसियस, Cl नेगेटिव गैसियस, इससे बनाएंगे NaCl गैसियस। अगर ये 1 मोल क्वांटिटी फॉर्मेशन के टाइम पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को ही लैटिस एनर्जी बोल देंगे। 1 मोल का मीनिंग होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर NaCl, यानी 6.02 10⁻23 NaCl इन आयन के हेल्प से बनाएंगे।
इतने NaCl बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोल देंगे इट इज़ लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी अगर हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड अच्छा होगा, लैटिस एनर्जी अगर लो होगी तो आयनिक बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, वीक बॉन्ड होगा वो। बताएं थर्ड पॉइंट समझ में आया कि नहीं? लैटिस एनर्जी हाँ सर। और लैटिस एनर्जी क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से 1 मोल कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज नॉन एज लैटिस एनर्जी। अब देखो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर हमें NaCl को ब्रेक करना है Na प्लस और Cl नेगेटिव गैसियस में तो क्या करेंगे? यही लैटिस एनर्जी NaCl को प्रोवाइड कर देंगे अपन। NaCl को 1 मोल NaCl लेंगे और जितनी एनर्जी लैटिस एनर्जी की वैल्यू है उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो Na प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर लैटिस एनर्जी हाई होगी तो हमको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है इसका मीनिंग है कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी एक अच्छा बॉन्ड है, वो दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स को अच्छे से बाइंड किए हुए हैं, और जितना अच्छे से बाइंड किया होगा उतना बॉन्ड की क्वालिटी अच्छी समझेंगे अपन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो हीट चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हीट चेंज क्या होती? हीट चेंज को अपन डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते। फर्स्ट अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा कि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीखा, ठीक। और थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लैटिस एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से आई है। लैटिस एनर्जी यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि लैटिस एनर्जी डिफाइन है फॉर 1 मोल। हमको तो जो बॉन्ड बनाना है वो एक Na प्लस और एक Cl नेगेटिव के बीच में बनाना है। 1 Na प्लस 1 Cl नेगेटिव NaCl, ठीक है। तो 1 Na प्लस के लिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है Q1 Q2 अपॉन R, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। माइनस साइन इंडिकेट करता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके कारण से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें 3 फैक्टर काम करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम करेंगे तो टोटल हीट चेंज आएगा जो कि इस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है ये बात?
हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी में आर स्क्वायर आएगा ना कि सिर्फ आर आएगा? सिर्फ आर आएगा। आर स्क्वायर तो फोर्स में आता है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर। वर्क डन को नेगेटिव कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये होगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो वर्क डन होता है, जैसे Na प्लस है और Cl नेगेटिव है, जब दोनों करीब आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। जब वो करीब आएंगे इसका मतलब वहाँ वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो वर्क डन हो रहा है। उस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे अपन माइनस एफ इंटू आर से, और एफ होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का रोल रहता है इस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो टोटल हीट चेंज आएगा वो कितना आएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ नेट हीट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स mostly exist in solid state। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एग्जिस्टेंस स्टेट, जो एग्जिस्ट स्टेट है वो सॉलिड हो जाएगी। लिक्विड में थोड़ा इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, गैसियस में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो आयनिक बॉन्ड, आयन से बने हुए बॉन्ड है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। देयरफॉर दीज कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई? बताएं। हाँ सर। सेकंड प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point of ionic compounds are very high। very high क्यों होते हैं? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। बिल्कुल राइट।
थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड state, but good conductor of electricity in molten or aqueous state। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि आयनिक कंपाउंड जब तक सॉलिड स्टेट में हैं तब तक इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है बहुत बेकार है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, लेकिन मॉल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट यानी NaCl को अगर अपन पानी में डिजॉल्व कर दें बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बन जाएगा वो। NaCl को मेल्ट कर दें बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बनेगा, लेकिन जब तक वो सॉलिड है तब तक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस मूव नहीं कर सकते, और आयनिक कंपाउंड्स में आयंस कैरी चार्ज, आयंस ही चार्ज को कैरी करते हैं। जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो चार्ज कैरी कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दीज आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट इन एक्वस और मॉल्टेन स्टेट दीज आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस कैन मूव इन मॉल्टेन एंड एक्वस स्टेट। आ रहा समझ में? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है, आयनिक कंपाउंड soluble in polar solvent like water। जो आयनिक कंपाउंड हैं, जो आयन से बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बने हुए हैं, वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है। वाटर एक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं। जैसे वाटर को अपन ड्रॉ करें, ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसमें ये पोल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोल रहता है। तो ऐसे पोल जब रहते हैं तो ऐसे सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जो भी पोलर सॉल्वेंट होंगे वहाँ आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों डिजॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि जैसे NaCl लिया अपन ने, ऐसे ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसे ही अपन इसको पानी में डालेंगे तो वाटर ऑटोमेटिक इस तरीके से अरेंज हो जाएगा इसके सराउंडिंग में। ठीक, तो इसमें क्या समझ में आ रहा कि पॉजिटिव आयन के साइड वाटर का नेगेटिव पोल आ जाएगा और नेगेटिव आयन के साइड वाटर का पॉजिटिव पोल आ जाएगा। हाइड्रोजन Cl के साइड आ गई, ऐसे अरेंज हो जाएगा। जब भी अपन पानी में NaCl डालेंगे तो वाटर ऑटोमेटिकली उसके मॉलिक्यूल्स को उसके
जो यूनिट हैं NaCl के छोटे छोटे, उनको सराउंड कर लेगा, ऐसे घेर लेगा। ठीक, अब जब ये पॉजिटिव H पॉजिटिव Cl के साइड आए, यानी Cl को ये खींचेंगे अपने तरफ में, Cl को ये खींच रहे हैं अपने साइड, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, और Na को ये O खींच रहे हैं अपने साइड। जब Na और Cl दोनों को अपोजिटली खींचा जा रहा है तो ये बॉन्ड वीक होने लगेगा, और बॉन्ड वीक होते होते एक टाइम आएगा कि ये ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हो गया Na प्लस एंड Cl नेगेटिव में, यानी ये सॉल्युबल हो गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि NaCl वाटर में क्यों सॉल्युबल हो जाता है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट क्यों सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब तक इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, फिफ्थ प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड proceed very high speed reaction। जो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शंस हैं वो बहुत हाई स्पीड में चलती हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम आयंस। आयंस हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो वहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे और बहुत जल्दी ही प्रोडक्ट को फॉर्म कर देंगे। तो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन वेरी फास्ट होती हैं, वेरी हाई स्पीड में रहती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये आयन से बनी हुई है। आयन्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो आयनिक रिएक्टेंट मिलेंगे तो उनके आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होकर के नया प्रोडक्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो फास्ट रिएक्शन चल जाएगी। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड्स की। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। ठीक, अब